वेलकम बैक एवरीवन। और इसी के साथ आप सबको दोबारा से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने कहा था कि जैसे ही हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद होंगी और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आज के दिन हमारे साथ शामिल हुए हैं और अपनी ईद की खुशी को हमारे साथ बांट रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है इस टाइम डॉक्टर सहरिश खालिद साहिबा मौजूद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और मेरे राइट पर मौजूद हैं राबिया राशिद जो कि ब्यूटिशियन हैं, उनके साथ मौजूद हैं नालैन अब्बास, उनके साथ मौजूद हैं हसनैन अब्बास। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको दिल से ईद मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली कि जब भी अब ईद की बात आती है ना, हम सबको लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। अब हमें लगता है कि बस ईद का दिन गुजार दिया जाए या सोकर या पिक्चर्स बना ली जाएं, या माओ को होता है कि बच्चों को खाना खिला दिया, उनकी वही ईद होती है, सेम वही सब चीज़ें रूटीन में चल रहा होता है। तो डॉक्टर सहरिश आपसे स्टार्ट करते हैं। रमज़ान का सारा महीना तो ऑब्वियसली आपका बहुत हेक्टिक गुजरता होगा, वहाँ पे पेशेंट्स वगैरह, चांद रात तक वो सब चीज़ें वैसे ही चलती हैं। तो फिर ईद को कैसे सेलिब्रेट किया इस बार, कैसा रहा? थैंक यू सो मच मुझे शो पे बुलाने के लिए, और ऑलवेज वेलकम। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को और जहाँ पे भी ये शो देखा जा रहा है सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ तक ईद का ताल्लुक है, मैं सोचती बहुत हूँ कि ये छुट्टियाँ आ रही हैं, इसमें रेस्ट करना है, थोड़ी नींद पूरी हो जाएगी, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि रूटीन में भी सुबह उठना होता है तो वो एक आपकी क्लॉक सेट हो जाती है, और मैं जितना भी चाहूँ मैं लेट तक नहीं सो पाती हूँ। तो मेरा उठने का टाइम सुबह को वही होता है जो रूटीन का होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे पहले ईद के दिन मेरा यही होता है कि उठ के अपने पेरेंट्स से मिलो और सबसे पहले उनको ईद विश करूँ, चाहे तैयार हूँ या नहीं, लेकिन रूटीन में मैं यही होता है कि मैंने सबसे पहले उनको देखना है और उनको ईद विश करनी है। कुछ चेंजेस जाहिर है जब हम बड़े होते हैं वो ज़रूर आए हैं, जिसमें जब आप अर्न करने लगते हो तो ईदी आपने देनी होती है। लेकिन मैंने अपने घर में ऐसा कोई मजाक नहीं रखा हुआ। मैंने ये कहा कि अगर मैंने ईदी देनी है तो मैंने लेनी भी है, और मैं अपने भाई से ये कहती हूँ कि आपके बच्चों को तब ईदी मिलेगी जब आप पहले मुझे देंगे। हाँ ठीक है। और मेरे फादर को भी ये बात पता है, तो बेशक वो फ़ौरन ना दें जैसे ईद मिलना चाहते हैं, लेकिन बाद में मुझे ईदी ज़रूर मिलती है। और यकीन करें क्योंकि मैं अपने घर के सबसे छोटी हूँ और मेरे बड़े हैं, मेरी सिस्टर्स भी और मेरे भाई भी बड़े हैं, तो उनको ये बात पता है कि ये हिलेगी नहीं जब तक इसको ईदी नहीं दी जाएगी। तो मेरी वो चीज़ अभी तक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लग बात है कि एक हाथ से आते मैं फिर बाकी वो देते शुरू कर देती हूँ। चलो अपनी जेब से जाते हैं। हाँ मेरा बैलेंस मेंटेन रहता है उसके अंदर। वही मैं कह रही हूँ, अपनी जेब से नहीं जाते हैं, जो आई होती है उसी को हम बांट देते हैं। ये बड़ा अच्छा रहता है ना, इस तरह से ही होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। तो मैं भी हम स्पेसिफिकली देखते हैं जब हम ईद वगैरह की बात कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली इस तरह से, तो जैसे आप मिसर्च भी रह चुकी हैं, तो अभी जब चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, जैसे आप बता रही थी हमें कि नया पेजेंट आएगा, नई मिस पाकिस्तान मिसर्च आएंगी, तो फिर कैसा फील होता है स्पेसिफिकली? पहली बात कि जैसे आप बता रही हैं कि 1 साल के लिए हमारा टाइटल होता है, अब मेरा जो टाइटल है वो 2024 का है, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि क्योंकि हमारे पास 1 ही साल होता है, हमने 1 ही साल में हमने जो करना होता है हम कर लेते हैं, लेकिन उस 1 साल के बाद हमें इतनी शनाख्त मिल जाती है, इतनी पहचान मिल जाती है कि हम उसको ताहयात यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ने की ना एक सीढ़ी मिल जाती है। ऐसे फिर इंसान में कॉन्फिडेंस भी आता है, वो और आगे बढ़ता चला जाता है। और डेफिनेटली न्यू पैटर्न हो रहा है, अब नई मिस पाकिस्तान आएंगी, अब देखते हैं वो कौन होंगी। 2024 मेरा ख्याल है आपके लिए लकी था। बहुत लकी था, बहुत अच्छा रहा, और मेरा तो साल बहुत बिजी भी गुजरा और अच्छा भी गुजरा, क्योंकि जैसे ही मैं नेशनल लेवल से आई उसके बाद फिर मुझे इंटरनेशनल भी जाना पड़ा, और एक मैं पेजेंट इंटरनेशनल करके जैसे ही वापस आई उसके अगले महीने मुझे एक और इनविटेशन आ गया, तो फिर स्टडी भी साथ साथ में बैलेंस करनी थी, अपनी जॉब भी साथ में और बाकी सब चीज़ें भी, प्रैक्टिस भी करनी थी, तो इसलिए फिर बंदा अपने टाइम के हिसाब से ही बाहर जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं कहना भूल गई हूँ, और वो बहुत ज़रूरी बात थी जो मुझे सबको कहना थी कि हम सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम वर्थ एक तरह से होता है ना, टाइम टेकिंग तो होता है बट वर्दी होता है वो। बिल्कुल वैसे हमेशा अच्छी लगती है। नहीं, थैंक यू सो मच, सेम टू यू। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना तैयार होकर, बहुत अच्छा। और आप भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से राबिया। आप तो मेरी मॉम की फेवरेट है। थैंक यू सो मच। काश मैं अपनी मॉम की भी फेवरेट होती। अपनी मॉम की जो है ना, हम डांटी पड़ती है उनसे, हम कुछ भी कर ले हमारी मॉम हमें यही समझती है कि अभी भी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए, अभी डांटेंगी, वो कहेंगी ऐसी थोड़ी ना बात, सबको बता ही दी है तुमने। ऐसे नहीं है, बस ऐसे ही है, माएँ हमेशा सलामत रहे, वालिदैन हमेशा सलामत रहे, तो मुझे लगता है ईदें हमेशा भली रखती हैं और हर दिन उनके साथ ईद लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बस वो सलामत रहने चाहिए, बाकी सब तो चीजें साथ साथ चलती हैं। तो एज एन ब्यूटिशियन आपकी भी मुझे लगता है चांद रात तक ना चांदी होती होगी। ऐसे ही हाँ जी, ऐसे हमें तो दिन हो जाता है, यानी कि फजर हो जाती है हमें तो, और सोते सोते वही दिन चढ़ जाता है।
तो यानी कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। चांद रात का आपको पता है सारे बस सैलून्स में ही आ जाते हैं, उसके बाद मेहंदी हम सबको आपसे ईदी लेनी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा ना, चांदी हो जाती है। हाँ जी, इसी तरह ही वो ना सारे सुबह आ जाते हैं, ईदी दो ये वो। सबसे पहले तो बच्चे कहते हैं, उनको ईदी देती हूँ कि मामा इस तरह, आपको पता है, फिर बस अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ईद लेने का हस्बैंड से मज़ा आता है। हाँ, ये तो है। हाँ, ईद तो तब पूरी होती है जिस तरह भी डॉक्टर ने भी कहा कि अपने पेरेंट्स से हम लेते हैं, बहन भाइयों से, तो मैं तो ऑनेस्टली मैं भी लेती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पता क्या आता है, जिनकी ईदी आती है ना वो देखने का। और मुझे बड़ी ऐसे मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जिनकी ईदियाँ बास्केट्स आ रही होती है ना डॉक्टर सहरे। सही बात है। उनको देखकर होता है कि यार ईद तो इनकी है ना, एक हसरत भरी निगाहों से हम देखते हैं। सही ऐसे होता है कभी कभी। इसलिए शादी से पहले तक का टाइम काफी रखना चाहिए, 4-5 ईदें आनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। और ये हमें वसूल लाजमी करना चाहिए। एक अच्छी सी फीलिंग होती है, हमें लगता है कि उस टाइम ना एक अटेंशन मिल रही होती है। पहले बास्केट से वो सब अटेंशन भर के आ जाती है, सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, भाई ईदी चीजें बनाकर भेजी जाए, आज भी टाइम है। वैसे भी मौज है गर्ल्स की, क्योंकि स्पेशली जो गर्ल्स एंगेज होती हैं उनकी एंगेजमेंट पहले हो जाती है। जैसे कि डॉक्टर सतीश ने कहा कि हाँ भाई हमें एंजॉय करना चाहिए, 6 महीने पहले हम एंगेजमेंट करवा लें बनने की ईदियाँ। नहीं, शादी के बाद भी होता है। जिस तरह मेरी मदर हैं, वो अब भी जिस तरह से फ्योनियाँ वगैरह जो होती हैं, मिठाई, सूट वगैरह, हाँ सब लेके आते हैं। नहीं, मुझे ससुराल से भी मिलती है। नहीं, वो तो प्यार होता है एक उनका। हाँ जी, और वो बहुत सबको आस होती है, सब बच्चियों हाँ को। जी, तो अब भी सब मेरे पहले ससुर जो थे हयात थे तो उनसे भी मिलती थी। अब उनकी डेथ हो गई तो अब मेरे जेठ हैं वो देते हैं। घर के बड़े सरबराह तो जाहिर बात है, तो फिर अच्छा लगता है जब बड़े में ईदी देते हैं। हस्बैंड से आप बार्गेनिंग करती हैं, जितनी दे वो रख लेती हैं, अच्छी वाइफ है। हस्बैंड से तो बार्गेनिंग करनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कपड़े दिलवा दिए, सब तो आपका ही है, ये हाँ, नहीं सब कुछ ले ले। जो ईदी होती है वो ईदी होती है और मजा उसी का होता है। वो ही ना माफ नहीं करना चाहिए। हाँ। आजकल हमें कर देते हैं और हम हाँ जी, नहीं मैं बता रही, सबसे ज्यादा मजा जो है ना, मैं ऐसे क्यों कह रही, मेरे हस्बैंड वो तो सबसे ज्यादा मजा हस्बैंड से ईद लेने का आता मैं है। भी बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रही। मैं भी ऐसे रिलेट नहीं कर पा रही। नहीं मैं तो कहती नहीं, ये मुझे चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी जो ना मुझे वही लगती है हस्बैंड की ईदी। उनसे आपको मतलब अच्छी खासी मिल जाती होगी। हाँ जी, और जो भी डिमांड होती है वो लेके छोड़ती है। बहुत अच्छी बात है। हालांकि मुझे कहते तुमने इतना हो गई, वो साथ लास्ट मजा उसी का जो हस्बैंड की ईदी है। अल्लाह सबको ऐसी सलामत रखे। बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पे मैं भी ढका छुपा पैगाम देना चाहूंगी, मैं भी बास्केट जो है ना डिजर्व करती हूँ। तो अब हम आते हैं नालायन की तरफ। नालायन, कैसा लग रहा है आपको हमारी बातें सुन के? माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि शादी आप तीनों की होनी चाहिए। नालायन, ईद मुबारक आपको बहुत सारी। तो मुझे बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी है और क्या चीजें, क्या स्पेशल किया इस बार? इस दफ़ा जो घर में रेगुलर रूटीन में होता है ईद पे तो वही होता है, बस गेस्ट आते हैं चले जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा आप लोगों की भी मसरूफियत उस तरह से रहती है ना, कॉन्सर्ट या कहीं पे आपकी? हाँ, वो तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ एक जैमिंग सर्कल बना रहता है। फिर कोई आता है तो आगे कहता है सुनाओ, या उनसे सुनना पड़ता है। फिर मज़ेदार एक सर्कल बन जाता है, हमारे जैमिंग सर्कल बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट वाली बात कि मजाक मेरे साथ होता है, मैं सबसे घर में बड़ा हूँ। अच्छा। तो जो भी मजाक करता है वो मुझसे ही आगे करता है कि आओ। लेकिन मैं भी ऐसे कहूँगी, ये वाला मजाक नहीं रखना भाई, सिर्फ देने वाला सीन नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीजें ऐसे ही चल रही होती हैं। ऐसी चल रही होती है। और लड़कों का ना स्पेसिफिकली बहुत मजा आता है। हम लड़कियां अगर बाहर ना जाएं मेहंदी लगवाने या समथिंग इस तरह से, तो हम आप लोगों को बहुत हसरत भरी निगाह से देख रही होती है। आप बारबेक्यू कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हमें देखे ना देखे, हमारे वॉयलेट को जरूर देख रही होती है। हम इंडिपेंडेंट है सारी। हम पहले अपनी जेब देखते हैं, फिर दूसरों की देखते हैं। वो छोटी सिस्टर है, वो छोटी सिस्टर है, वो देखती है। लेने का और उनसे जो काम करवाने का मजा आता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। बिल्कुल इस तरह से मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे ही इस बार भी मैंने इस तरह से ही किया है कि मैं अपने सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। शॉपिंग करनी हो, कुछ एक्स्ट्रा बाय करना हो, तो मैं कहती हूँ ईदी इकट्ठी होगी ना उधार दे दूंगी। फिर अम्मी से भी कह देती हूँ अम्मी वो फलान देगा ना, फिर आपको वापस कर दूंगी। और होता भी ऐसे है, हम आपस में इशारों से अम्मी बात कर लेती, अम्मी कहेंगी ठीक है ईदी इकट्ठी हो गई, ये आपकी है मेरी। तो मुझे लगता है बहुत मजा आता है इन सब चीजों का, छोटी-छोटी चीजों पे ना। आप देखते हैं स्पेसिफिकली एक स्पेशलिटी होती है हर घर की ना, ईद वाले दिन। हमारे घर की स्पेशलिटी ये है कि ईद पे मीठा जरूर बनता है, सवैयां ही बनती हैं, और इसके अलावा शीर खुरमा ऐसा कुछ भी नहीं बनता।
और जाने से पहले सबने ना वो खानी होती है और वापस आकर ना एक नाश्ता होता है, मतलब वो अच्छा वाला तगड़ा नाश्ता होता है। तो सबकी स्पेशलिटी डिफरेंट होती है घर में ना। आपकी क्या होती है खासियत ऐसी डॉक्टर सहरिश? बिल्कुल ऐसे ही है, मीठा तो बनना है और वो अम्मी की कोशिश होती है कि पहले ही जाने से पहले जब सब खा जा रहे लें, होते हैं ना, नमाज और के लिए। हाँ, और कभी कभी तो एक रात पहले ही बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर सुबह के टाइम ही बन रहा होता है। उसके बाद फिर एक क्योंकि रोज़े रख के और उसके बाद नाश्ते की एक फीलिंग ही अलग होती है और उसमें वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। रमजान में मिलता भी तो नहीं है ना, जी। इसलिए मजा आता है, मुझे आज भी पता चला। इस वजह से वो एक फीलिंग अलग होती है कि आपको दिल कर रहा होता है। और क्योंकि छोटी ईद में ये होता है कि आपको पता है कि बड़ी ईद पे तो गोश्त स्पेसिफिक हो जाता है, तो फिर आप एक प्रॉपर नाश्ता, हलवा पूड़ी या जो भी दिल कर रहा होता है आप फिर मंगवाते हैं और वो खाते हैं। तो ऐसे ही चल रहा होता है। बाकी हमारे घर में ये होता है क्योंकि मेरे सारे जो सिबलिंग्स हैं वो मैरिड हैं, तो बस हम सिस्टर्स का वेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने आना है। और उसके बाद और मेरी जो चीज़ शुरू से ही कांस्टेंट चल रही है वो ये कि खाना ना बनाना, सिर्फ खाना, ठीक है। और ये अब तक ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। और बस मैं बस बता देती हूँ क्या खाना है और मेरे से पूछा भी जाता है, ये एक अच्छी बात है। और वो बन जाता है, फिर मैं इंतजार करती हूँ वो कब बनना है और मैंने खाना है। और तो मुझे लग रहा है घर की वाकई आप लाडली हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने बस तैयार होना होता है और फिर खाने बैठ जाना है बस। बिल्कुल इस तरह से मैं भी नहीं कभी ईद पे खाना बनाया, होता है ना स्पेशलिटी आता है, मैं कहूँगी नहीं जब मैं बनाना चाहूंगी तब बनाऊंगी, ऐसे नहीं बनेगा हमसे। ऐसे ही है। तो मैं भी आपके घर क्या स्पेशलिटी होती है, क्या बनता है स्पेसिफिकली ईद पे? जैसे कि सबके घर में बनता है मीठा, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे घर सवैया नहीं, हमारे घर में शीर खौरमा बनता है और वो सारी रात मॉम रख देती हैं, बनाती रहती हैं और इस तरह से एक रात पहले ही बन जाता है और वो ठंडा फिर होने के लिए फ्रिज में ठंडा रख दिया जाता है ताकि जब सुबह उठें सब नमाज के लिए जाएं, नमाज से वापस आएँ और सब वो मीठा खाएं। और उसके अलावा मुझे ऐसा कुकिंग आती तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया आप लोग बस ऑर्डर लगाते हैं और काम हो जाता है, लेकिन मेरी मॉम जो है मुझे कुकिंग नहीं आती, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे किचन में बुलाना होता है, उठो और ये करो और वो करो, ये करो, ताकि मैं सीखूं कुकिंग किस तरह से करनी है। और इसके अलावा मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ भी होती है कि जब माएँ जो हैं अपनी बेटियों को अपने साथ रखती हैं, उन्हें ज़रा गेस्ट को हैंडल करना आना चाहिए, सर्विंग आनी चाहिए और ये सब चीज़ें, क्योंकि जो स्पेशली जो पढ़ने वाली लड़कियाँ होती हैं उनका तो मोस्टली टाइम जो है घर से बाहर ही गुजरता है, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में, कॉलेज में। तो इसलिए जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी तो ड्यूटी लग जाती है कि तुमने ये करना है, ये करना है, इस तरह से करना है और मॉम के साथ हेल्प आउट करवाती रहती और हूँ। जितने भी पढ़ने लिखने वाली बच्चियां हैं या फिर जो काम करने वाली खवातीन है, हमें सब आता है, हम अपनी मर्जी से करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता। अगर आप इतना अर्न कर रहे हो तो इसलिए कि आगे लाइफ थोड़ी आप सेट करने के काबिल हो जाते कि ये ना बिल्कुल ऐसे, और बंदा हेल्पर भी रख सकता है आराम से। हाँ, अपना सुकून मुझे कहना देखना चाहिए। बहुत सारी खवातीन बिल्कुल होती ऐसे ही हैं वो नहीं रख पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, थोड़ी सी हिम्मत करें और अपने लिए जो जिंदगी है ना वो आसान करें। और मैं घर वालों को भी कहना चाहती हूँ कि अगर वो बाहर सारा दिन काम कर रही है ना, तो वो इतना घर में उनको देना चाहिए, यहाँ तो उनकी हेल्प कराई जाए, यहाँ हेल्प पर साथ रखा जाए, उनके ऊपर ये चीज़ ना डाली जाए क्योंकि आप फीमेल हैं तो आपने ये काम करना है, ठीक है। अगर वो बाहर से काम करके आ रही हैं तो घर में इतनी एक मतलब घर में आके तो सुकून है, उनको ये ना हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं, उनको पता हो ये हमारी सेफ प्लेस है, यहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं बगैर किसी ऐसे खवातीन को खिलने का मौका नहीं मिल पाता है, उस तरह से अपना काम जो है ना वो बर्डन लेकर करती हैं, खुशी से फिर वो काम नहीं किया जाता। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हमारे जो कोलीग्स हैं जब वो हमारे साथ बैठे होते हैं ना, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है घर जाके ये करना है, बच्चों को देखना है, खाना भी पकाना है, हस्बैंड को भी देखना है, और ये जानते हुए कि वो काम कर रही हैं उनके लिए घर में कोई हेल्प नहीं है। और ये मुझे लगता है कि गलत है कि आपके लिए सारे प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर एक चीज़ होती है कि डॉक्टर बहू, डॉक्टर बेटी, लेकिन जब उसको शादी करके लेके आ जाते हैं ना तो सिर्फ एक सोसाइटी में बोलने तक, सिर्फ सोसाइटी में बोलने की हद तक है, लेकिन घर में उसके साथ उतना की इज्जत नहीं दी जाती जितना कि वो हकदार है। बिल्कुल इस तरह से इस मामले में ना लड़कों की सही मौज है, वो अगर बाहर काम करें तो बाहर काम क्योंकि डॉक्टर से ये हर एक के साथ होता है, ये हम ब्यूटिशियंस के साथ भी होता है, ये सबके साथ है, ये डॉक्टर्स के साथ हर नहीं प्रोफेशन है। ऐसे हर प्रोफेशन जो है बहुत टफ फील्ड है। अब हमारी ब्यूटिशियंस की भी बहुत टफ है, जिस तरह में ये बाहर रहना पड़ता है, स्पेशली जो ये ईद के एंड के दिन होते हैं, हमें तो जिस तरह मैंने बताया कि चांदा तो हमें फजर हो जाती है घर आते हुए, तो हमें तो रात के 2-3 बज जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से है वो एक जैसे ना उन्होंने एक सोसाइटी की एग्जांपल दी है कि हमें डॉक्टर बहू चाहिए होती है, फलां वकील बहू चाहिए होती है, ये सब चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन हमें ये भी चाहिए होता है कि उसको अच्छा खाना भी बनाना आता हो, बाकी सब चीजें भी वो प्रॉपर उसी तरह से वो एक रेफरेंस था उस तरह से। बाकी हर काम जो है उस तरह से मुश्किल है। हम आपके सामने ईद पे बैठे हुए हैं और हम सब आए हुए हैं और सब काम कर रहे हैं इस तरह से। तो हम बात करते हैं अब नलायन से। नलायन, आप हमें कुछ सुनाएंगे? जी श्योर। इतनी प्यारी खवातीन बैठी हुई हैं और हम इतना खूबसूरत तैयार हुई हुई हैं, तो आप एक गाना हम सबको डेडिकेट करें, तमाम खवातीन को। गड़ी तुम्हारी
ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਥਾਂ ਮਰੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀਆਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਨੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਨੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲੋਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਨੀਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਨੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ इस ईद पे सब हफ्ता गाड़ी लेके आएंगे और पेट्रोल बोतल नहीं, हम यही चाहती हैं, हम यही कहती हैं कि हमारे साथ अच्छे तरह से रहा जाए, हम आपके साथ इक्वली चलेंगे, हमें वो रिस्पेक्ट दी जाए, हमें वैसे ट्रीट किया जाए। तो फिर आप अगर गाड़ी ले आए तो तेल हम डलवा लेंगे, बट प्रॉपरली वैसे हम खवातीन को ट्रीट किया जाए, अच्छे से रखा जाए तो हम साथ प्रॉपर देती हैं। लेकिन हम गाड़ी ले सकते तो पेट्रोल क्यों नहीं डलवा सकते? दिन ब दिन कॉस्टली है बढ़ रहा है हाइब्रिड ले लेना। गाड़ी का रेट ना अभी काइबर कम हुआ तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, बच्चे कहते हैं मम्मा हम तब आपको लेकर जाएंगे पेट्रोल, हाँ मैंने कहती ठीक है। हाँ, माओ के साथ ऐसे ही होता है ना कि मामा पेट्रोल डलवा दें, ऐसा क्यों? लेकिन मुझे लगता है कि मर्द हजरात को ना ये सुनने की जरूरत है कि जब आप बहुत अच्छा बात की है डॉक्टर साहब ने कि जब आप गाड़ी ले सकते हैं तो पेट्रोल भी तो डलवा ही सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ पे इक्वलिटी की बात हाइब्रिड ले लेंगे। और जहाँ पे इक्वलिटी की बात आती है, मुझे लगता है कि ये हम जो गर्ल्स बात करती है ना कि हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए, तो हम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों को। बहुत सारे मर्दों को नहीं है, लड़कियाँ कहती हैं कि मतलब हाँ अगर ये तो वो बार काम करेंगी तो घर में भी काम करेंगी, ऐसा नहीं होता।
इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो मेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए ताकि हम इक्वली जो है ग्रो कर सकें। बिल्कुल इस तरह से है। और साथ साथ ये भी होता है कि स्पेसिफिकली देखा होगा हम लोगों ने कि बहुत सारे घर वाले मर्द हजरात जो है ना, पेट्रियार्की सोसाइटी है, वो कहते हैं कि हमने आपको ये करने दिया, हालांकि वो हमारा राइट होता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आपको इजाजत दी थी ना, वो इजाजत नहीं, वो हमारा राइट था। बिल्कुल। वो उसके लिए हमें नहीं, उसके लिए लड़ना चाहिए। हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे होते हैं इक्वालिटी की, अपॉर्चुनिटी की। तो इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तो साथ ब्रेक के बाद ईद के रंग में दोबारा से खुशामदीद आप सबको, और हम गुफ्तगू का सिलसिला वही से जारी रखते हैं। मुझे लगता है कन्वर्सेशन जो है ना स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, यहाँ से बाजू है वहां से हाथ है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। मुझे लगता है आपस में हम ऐसे ही बात करते हैं कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बात का कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, पर बात हो रही होती है और ऐसा ही होना चाहिए, बातें नहीं रुकनी चाहिए। हम जब कहते हैं ना कि सब बातें तो कर ली हैं, पीछे क्या रह गया, ऐसा नहीं है, बस बात होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक हो और आपका पसंदीदा जो है सुनने वाला हो, तो चलती रहती हैं बातें। और यहाँ पे भी सब जो है मेरे अपने मौजूद हैं जो हमें इस ईद के मौका पर टाइम दे रहे हैं। आप सबका दोबारा से बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे शुरू करते हैं राबिया। जैसे आपने कहा कि एक ना रूटीन आपकी हेक्टिक होती है चांद रात तक, अपने लिए टाइम कैसे निकालती हैं ईद के लिए? अपने लिए टाइम तो तैयारियां होती है ना इतनी सारी, अपने आप को मेंटेन करना एंड ऑल। हाँ जी, सबसे पहले हम थक जाते हैं। सबसे पहले मैं नींद पूरी करती हूँ अपनी। हाँ। उसके बाद फिर ये होता है कि दोपहर को हिस्सा उठते हैं, फिर ऐसा ऐसा सब आना शुरू हो जाते हैं ससुराल से, क्योंकि बेसिकली सारे मिलते हैं, मेरे घर इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदरिंग जो होती है, मामा आती हैं, ससुराली आते हैं, तो फर्स्ट डे सब मेरे घर ही आते हैं, तो फिर खाने वगैरह बनते हैं, सारे इस तरह से दावत होती है, तो काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि बिजी हमने फिर भी रहना होता है, जैसे होता है ना अपने लिए टाइम ये होता है कि खाना, अच्छी बात है हम अपनी फैमिली को सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल तो होती है। मुश्किल तो होती है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमें तो दिन चढ़ जाता है, यानी कि सोते सोते बस फिर थोड़ी सी नींद पूरी करो, फिर उसके बाद तैयारी करो, तो बस इसी तरह। और फिर सेकंड डे भी सो के गुजरता है, बस आगे आना जाना दावते, और इस दौरान सम टाइम होता है कि कस्टमर भी आ जाते हैं। सही। तो मुझे आप नालैन आप बताएंगे इस बार किस किस को ईदी भेजी किसी को ईदी बास्केट बनाकर ऐसे प्रॉपरली? सोच रहा हूँ। लेकिन वो घर वाले जो भी कोई है इंतजार करने वाला जिसको भेजनी है? अभी तक तो कोई नहीं। अभी तक कोई नहीं है। नेक्स्ट छोटी कोई बात नहीं, हमें दे नेक्स्ट बड़ी, हम भी बैठ कर तैयार हो के आप हमें दे देंगे। बास्केट आप एक्सेप्ट नहीं ना बास्केट के साथ साथ कुछ और भी एक्सेप्ट करना ये घर से उन्होंने इसलिए भेजा कि पता करे कहाँ पे जानी है बास्केट। हम अपनी बास्केट एक्सेप्ट कर लेंगे और कुछ नहीं। हाँ, बास्केट के अंदर चूड़ियां और मेहंदी जरूर होनी चाहिए और साथ में पैसे भी होने चाहिए। मैं कराची से लेके आऊंगा। वो कराची से बकायदा लाएंगे महविश। अच्छा, ऐसे होता है बहुत सारी लड़कियां मैं देखती हूँ स्पेसिफिकली, वो कहते हैं कि शादी हमने कपड़ों के लिए की थी, दुल्हन बनूंगी इसलिए की थी, कि दूल्हा कहाँ से आ गया। तो वो अगर ईद बास्केट आएगी ना तो साथ ईदी देने वाला भी आएगा, तो हमें नहीं चाहिए। हम देखते हैं। तो अभी कोई नहीं है नालैन जिसको आपने ईद बास्केट भिजवानी हो? कोई नहीं है। तो मतलब कि अभी आप प्रॉपरली सिंगल हैं? सिंगल है, सिंगर भी हो, सिंगर भी। सही है। तो हम देखते हैं स्पेसिफिकली लड़कियों का बहुत ज्यादा इंतजार होता है, जैसे आपने कहा अपने घर में बड़े हैं आप, तो आप ईदी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमें कितनी ईदी देकर जाएंगे? कोई बजट लाएं आप? बेसिकली बैंकर हूँ तो ईदी तो बनती है। हाँ, तो आप देकर जाएंगे कि लाइव देंगे? मेरा कार्ड पकड़ ले फिर। नहीं नहीं, नए नोट ईद पे होने चाहिए ना, कार्ड नहीं। ठीक है। तो घर में यही होता है कि वो जब मैं चांद रात को यानी कि आता हूँ घर पे, तो हमें ऑफ नहीं होता, तो हमने ब्रांचेस को ऑफ करके आना होता है। तो आगे छोटे बच्चे सभी खड़े होते हैं, मेरी छोटी सिस्टर है, खाला के बेटे हैं, मामू के बेटे हैं, तो वो भी, मामू भी बैंकर है, तो फिर एक मुकाबला सा चल पड़ता है कौन ज्यादा देगा कि कौन ज्यादा देगा। अच्छा, मामू ने तो ये दिया, भाई आप क्या दोगे अब? और फिर हम एक दूसरे को देख के, अच्छा तू यार ये ले ले, ये ले ले, फिर करते करते हमारा पर्स खाली हो जाता है, उनके सारे भरे होते हैं, फिर थोड़ा यार दे थोड़े से मुझे चाहिए। तो आपके साथ कभी मेरे घर वाले क्या करते हैं, मेरे दो बहन भाई इधर होते हैं, एक भाई पाकिस्तान नहीं होता, जो दो बहन भाई है ना, वो अपनी ईदी कभी भी नहीं खर्च करते, मेरी अम्मी भी नहीं खर्च करती, मैं अपनी ईदी खर्च कर लेती हूँ, फौरी उसी दिन खर्च कर लेती हूँ। तो आप अपनी ईदी से कुछ और करती हैं या फिर बस वो खा लिया उड़ा ली? अच्छा, पहले तो जब बहुत छोटे और मासूम थे तो अम्मी को दे देते थे और और अम्मी ले लेती थी। हाँ, और फिर कुछ भी नहीं बनता था उसमें से, वो कहती जरूर थी ये कपड़े उतरे से बने, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। तो अब जब बड़े हो गए, थोड़े समझदार हो गए वैसे कि अम्मी को नहीं अभी दी देनी हमने। हाँ, तो मैं तो कोशिश यही होती है कि जो आ रही होती है वो आगे चले जाती है। बहुत कम होते हैं कि अपने पास रहते हैं, तो वो खर्च हो जाते हैं, अपने ऐसे बच के रहते हैं, वो खर्च हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब देखें तो ज़्यादातर कार्ड यूज़ होते हैं, ATM वगैरह, तो कैश इतना पड़ा भी नहीं होता, तो वो अक्सर फिर बाद में जो यूज़ होना होता है वो ईदी का कुछ बचे होते हैं, तो वही यूज़ हो रहे होते हैं।
बिल्कुल लेकिन इस तरह रहते नहीं से हैं। है। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास कैश नहीं है या इस तरह से कुछ नहीं है, अभी निकलवा के नहीं लाया, एटीएम भी है, उसके बाद बैंक एप्लीकेशंस भी होती है, जैज कैश भी होता है, बहुत सारी सहूलियात है, आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मुझे ईदी नहीं भेजी है, वो मुझे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बिल्कुल। नो इशू। जैसे कैसे हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो महविश, मुझे आप बताएं, आप अपनी ईदी से क्या करती हैं? मैं मेरी ईदी उड़ा देती हूँ, चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि इतनी ईदी होती नहीं है, मॉम से मिलती है और भाई से मिलती है और इस तरह से बस। और क्योंकि मुझे ईदी देनी पड़ती है, दरअसल मैंने अपना बजट रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने ईदी सबको देनी होती है, बांटनी होती है, तो इसलिए मैं खा पी देती हूँ। मेरी बचपन से आदत है, पैसे मेरे पास रुकते नहीं है, वो मैं लगा देती हूँ। और ऐसे ही होना चाहिए, जमा नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए और तमा भी नहीं करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी खासियत होती है। हम स्पेसिफिकली देखते हैं जब हम ईद के कपड़े बनाते हैं ना, तो हमारे जहन में ना एक ऑलरेडी एक इमेजिनेशन बन जाती है कि हमने इसको ऐसे वेयर करना है, इस शूज के साथ, इसके साथ। लड़कों का तो ये होता है कि एक पिक्चर अच्छी आ गई ना, वो अगली ईद तक वही चलाते हैं। नहीं, ऐसा हमारे साथ ये नहीं होता। ऐसा नहीं है। मेरे जो बाबा हैं वो टेलर है खुद मेरे लिए। पिक्चर की बात कर रही हूँ। नहीं, वो मैं बताता हूँ ना आपको, वो 3 अलग अलग कॉस्ट्यूम होते हैं मेरे, ठीक है, उन्होंने खुद बनाने हैं, और वो चांद रात से 2-3 दिन पहले उन्होंने कपड़े खुद लाने हैं, थान वगैरह लेके आने, हम दोनों के लाइक एक जैसे ही कपड़े बना के उन्होंने हमें पहनाने हैं कि यार ये पहनो, ठीक है। तो हम प्रॉपर शूट करते हैं ईद का। हमें ये नहीं है कि यार हम बस एक फोटो उतर आई तो हम बस वो लड़कों का ऐसे होता है ना, एक पिक्चर अच्छी आ गई ना, वो हर जगह वही लगेगी और अगली ईद तक वही लगेगी। नहीं, हम जो लेते हैं वो सभी अच्छी होती है। अच्छा, लड़कियों का स्पेसिफिकली होता है ना कि बहुत पिक्चर अच्छी ना आए तो मतलब कि जोड़ा ठीक नहीं है, ऐसे वेट कर रहे होते हैं ना कि सूट का कसूर है। और हमें तो सिर्फ हमने ड्रेस नहीं दिखाना होता, हमने हमारे नेल्स, हमने ज्वेलरी, हमें बैंगल्स, अपने इयररिंग्स, अपने बाल, अपना मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग हमें हर डिटेल पे हमें होता है कि फोकस किया जाए, देखी जाए। शूज की भी पिक्चर हमने बनवानी होती है, तो इस तरह से हमारा होता है। फिर अगर पिक्चर्स अच्छी ना आए 50 तो मतलब बनाएंगी गया तो सूट, एक जगह मतलब पसंद गया आएगी। सूट। वो अच्छा, मतलब वो दोबारा वेयर करना होता है कि इसमें पिक्चर्स अच्छी नहीं आए। अगर पिक्चर्स अच्छी आ जाए तो फिर वो सूट नहीं वेयर किया जाता, फिर वो दोबारा ऐसे ही। पहन लेनी है, फिर वो अलमारी में पीछे दूर रख देना है, फिर वो हमें जरूरत भी नहीं है फिर उसकी। और आप भी अपने इस तरह से करती है या अपने बच्चों के लिए आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ता है कि नहीं दोबारा से रिपीट करने हैं? सबसे पहले यानी कि मैं तो ईदी बच्चों को देती हूँ, बच्चों को यानी कि, और जो होता है उसके बाद जो मुझे ईदी मिलती है वो अपने मैं यानी कि ड्रेसेस वगैरह जिस तरह हर चीज मैचिंग होती है मेरी। तो आप भी हर चीज में मतलब डिजाइनिंग वगैरह खुद करती हैं? आपको होता है कि हाँ आज जी। मैंने इस दफा क्या पहनना है या समथिंग? हाँ जी, मैं एक्चुअली मैं ईद से रमजान से पहले मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा, इस बार भी आपने रमजान से पहले सारी तैयारी हाँ कर जी, ली मैं थी? रमजान से पहले सारी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जो रमजान मुबारक उसमें टाइम ही नहीं मिलता। जारी बात है, नमाज कुरान पढ़ो, फिर रोज़ा इफ्तारी सहरी सारा, तो उसमें टाइम नहीं इतना मिलता ना, मैनेज होता। फिर और जिस तरह एंड के डेज में आपको पता है सैलून में इतना रश हो जाता है, तो उस वजह से फिर इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो बच्चों की भी सारी शॉपिंग हर चीज़ में पहले मैनेज कर लेती हूँ। बिल्कुल इस तरह से है। और मुझे लगता है बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब इनको ज़रा ट्रिकी क्वेश्चंस जो है ना वो दिए जाएं। हमारे पास कुछ सवाल हैं, उन सब के जवाब जो है आपने देने हैं, और ये सबके लिए होंगे, जो पहले गेस कर जाए उसे दोबारा नहीं पूछा जाएगा। ओके, अच्छा, ये सवाल है कि वो कौन सी सवारी है जो आधी अल्लाह ने बनाई है और आधी इंसान ने बनाई है? क्वाइट गुड वन। यहाँ पे मैं बता दूं कि हसनैन को माइक नहीं लगा हुआ, लेकिन उन्होंने आंसर दे दिया। इसलिए मैंने दिए कि लगाए। बट गुड वन। अच्छा, वो कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खाते नहीं हैं? ऐसी कौन सी चीज है? कसम नहीं, खरीदते हैं खरीदते हैं और खाते हैं, और पर उसे खाते नहीं है। हम हर खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, मे बी उसी से खाते हैं या उसी के साथ खाते हैं। स्पून। भाई हसनैन को माइक अच्छा किया किसी ने नहीं लगाया। क्योंकि उसके सारे जवाब आ रहे हैं। हाँ, स्पून, चम्मच। हाँ, ये मेरा भी हो गया इसका। नहीं, मैंने बोला नहीं, स्पून। नहीं, सबसे पहले मैंने बोला। आपको माइक नहीं लगा ना, माइनस। तो आपका कंसीडर भी और नहीं जिसने होगा। पहले एक दे दिया उसका नहीं कंसिडर नहीं किया। बस ठीक है, हमें देते जाए, हम बोल। स्पून हो गया। अच्छा, वो कौन सी चीज है जो 3 सुइयां रखती है मगर सलाई नहीं करती? हसनैन नॉट अलाउ। क्लॉक ना, क्या कहा आपने? क्लॉक या क्लॉक। गुड वन। अच्छा, ये है कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है राइमिंग अंदाज में लिखा हुआ है, ऐसा लगेगा बच्चों की पोएम पढ़ रही हूँ मैं। ये राज भाई से मैं कहूँगी एक बार दोबारा इसको सुने या फोकस किया जाए। बात अनोखी कोई क्या जाने, एक डबिया में सैकड़ों दाने, मीठे मीठे रंग रंगीले, रस भरे रसदार रसीले, बच्चा बूढ़ा हर एक खाए। मिठाई का बस। डब्बा, मिठाई का डब्बा। नहीं, मुझे लगता है इतनी डिटेलिंग दे दी है ना इसमें, तो मैंने एक लाइन मिस कर दी है।
एक डबिया में सैकड़ों दाने, बहुत खूबसूरत है, बहुत खिला है। डॉक्टर्स लाजमी रिकमेंड करते हैं कि आपने खाना है इसको। एक डिबिया में सैकड़ों दाने, मीठे मीठे रंग रंगीले। मीठे मीठे लाल रंग का होता है, सफेद भी होता है। महाने नहीं, अनार 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 अनार। पहले नालैन ने गैस किया। बच गया अभी। नहीं, मेरे माइंड में ये था अनार, जब मैंने कहा ना रेड और व्हाइट, मैंने एक कि guess एक किया डब्बिया था, में lost सैकड़ों दाने, तो और डॉक्टर भी कहते हैं, तो ये तो हम भी कहते हैं कि सिर्फ फ्रेश यानी कि स्किन बहुत ज्यादा होती है और ब्लड भी इस पे बनता है, तो ये अनार व्हाइट और रेड से, सफेद अनार भी होता है और लाल अनार भी होता है। गुड, वेरी गुड। हम देखते हैं जब भी हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हो ना, हम छोटी सी पहेली का जवाब देते हैं ना तो कंधे चौड़े हो जाते हैं, भाई जवाब दे दिया हमने। और देखो मैंने कितने गहराई से दिया। चाहे वो छोटी सी पहेली हो, होता ना यार जवाब दे दिया था। अच्छा, एक और। नाजुक नाजुक सी एक गुड़िया, कागज के सब कपड़े पहने, धागे के सब जेवर गहने, सीधी जाए मुड़ती जाए, परी नहीं पर उड़ती जाए। बटरफ्लाई। ना काइट नालैन काइट वही बताया मैंने इसने प्रूव की है। इतने राइमिंग बने हैं ना। अच्छा, सामने काइट का, मैंने कहा पतंग। मेरे इकट्ठे हो रहे हैं सबके साथ। गुड, राइम कर रही हैं। अच्छा, दुनिया में है हम दो भाई, भारी बोझ उठाने वाले, पांव तले दब जाने वाले, लेकिन ये है बात निराली, दिन भर तो हम भरे हुए हैं, रात आए तो बिल्कुल खाली। दुनिया में है हम दो भाई, उसका हम एक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो हमें दोनों इस्तेमाल करना होता है। अगर एक गुम जाए तो दूसरा यूजलेस हो जाता है, वो हम मारने के लिए सिर्फ यूज कर सकते हैं। शूज। हसनैन है ही नहीं यहाँ पे। आप जल्दी से जवाब देते डॉक्टर सैनिश, आपका पॉइंट हो जाएगा। शूज। मैंने यूज कर सकते हैं ना, सिर्फ एक तो हम और मैंने बताया भी ना कि मारने के लिए एक भी यूज किया जा सकता है। लगता है हसनैन ने बहुत मार खाई है जूते से। मार नहीं, कभी बड़ी ने ऐसी काम ही नहीं की। हमें हसनैन की आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, आस कट कर पास कट कर, बीच में खजूर, तुम पांचों यहीं से लौटो हम जाते हैं दूर। ओके, गुड वन, मैं अब समझ गई हूँ। अगर यहाँ पे मेरी इंसल्ट हुई। आस कट कर पास कट कर, बीच में खजूर, तुम पांचों यहीं से लौटो हम जाते हैं दूर। उंगलियां। आप अकेले दूर जा रही हैं, हम पानी। करीब करीब हैं, पांचों दूर करीब करीब हाँ, हैं। fingers नहीं। फिंगर से हम क्या खाते हैं? खजूर खा रहे हैं। खजूर नहीं। और भी कुछ खाते हैं। चावल। हाँ, क्या बनाकर खाते हैं हम? अगर रोटी भी खा रहे हैं, हाँ, तो वो सब मुंह में जा रहा है ना खाना। कैसे बनाते हैं? एक लुकमा बनाकर। लेकिन ये पॉइंट आता है डॉक्टर सैरिश को। ये दुनिया फानी है, पत्थर में पानी है। वाओ, दैट इज गुड वन। क्या है? ये दुनिया फानी है, पत्थर में पानी है। ये नई कहानी है। क्या कहा आपने? नहीं, नारियल। दुनिया पानी है, पत्थर में पानी है। ये लास्ट वाला देते हैं। कोकोनट। नहीं, पत्थर में, ऐसे कोकोनट भी हो सकता है। गुड वन। आंख। नहीं, बर्फ। उसमें बर्फ। बर्फ नहीं, ये कैसा पत्थर है जो दूर में गुजर। हाँ, ये तो मेल्ट हो जाता है। तो उसमें पानी है ना, तो इसलिए तो पत्थर बन गया ना। मैं कुछ भी अब लॉजिक दूंगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। कभी बर्फ लगे तो पत्थर की तरह ही है, इसलिए तो पानी है ना, क्योंकि उसलिए कहा गया है पानी है ना। इसी के लिए वो मिसाल है कि वो ये टेढ़े खा कर बोल हो जाता है। नहीं, ये पत्थरों के लिए है, बर्फ के लिए नहीं है। और इसी के साथ ही नालैन, आप जैसे ही अभी हारमोनियम प्ले कर रहे हैं तो आपसे मुझे लगता है कुछ सुन भी लेना चाहिए। तो आप अभी हमें क्या सुना रहे हैं? मैं आपको अजैन ज़ुहैब का एक कवाली है उनकी, कोक स्टूडियो में उन्होंने की थी, वो सुनाऊं। लम्मी रात जुदाइयां दी, सानू चन्ना तू चाहिदा नहीं लोड़ कमाइयां दी। जदों दा तू तके आए होया बुरा हाल वे,
ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਸਲਾਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਸਲਾਵੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਓ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ 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 ਨੇ ਮਾਰਿਆ ईद आ गई मेरा यार नहीं आया रब्बा खैर होवे ओदे दम दी हार शिंगार मैनू चंगे ना लगदे किसे शै ते नजर ना थमदी ईदां वालियां ईद मना ते बाजो यार ईद किस कम दी जदों तक तेरे माया दिल विच हावे तेरे नाल करनी है पूरी मैं सलावे दिल उत्ते माया कोई दौर किथे चलदा सानू ते भरोसा नहीं हो तेरा एक पल दा गल्लां तेरी झूठियां ते सच्चियां ने मारिया गल्लां तेरी झूठियां ते सच्चियां ने मारिया सानू चन्न माया तेरी ठगियां 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 ने सजड़ा माया आजा बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है कि वर्थ बाइंग और वर्थ बाइंग टिकट है एक तरह से ना मजा आया सुनने का बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छी आवाज़ है आपको कभी किसी ने कहा है आपसे कि गाना गाया करें नहीं वो टीवी पे गाया किसी ने
लेकिन होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि बहुत अच्छी दिखती है आप। आपने तो फ्री में बगैर टिकट की इतना अच्छा गाना आपने कहाँ से सुन हाई लिया। 3D हो गई है। अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली, हम ऐसे खवातीन की और स्पेसिफिकली बात कर रहे थे कि कोई ना कोई माहौल बन जाता है हम आपस में। हमको लगता है कि हम सबको लगता है कि खुशियाँ महंगी हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हम आपस में जब बैठते हैं, वो बात करते हैं, अपने बड़ों के साथ बैठते हैं, तो मुझे लगता है वो एक चाय का कप भी बहुत होता है उन सब के हाँ लिए। जी, ऐसे। बड़ी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। वालिदैन को हम कहते हैं ना, कुछ बड़ा देंगे तो मुझे लगता है उनकी ईदी होगी, ऐसा नहीं होता। उनको एक 100 का नोट भी आप दे देते हैं ना, हाँ तो जी। उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि मेरे बेटे ने मुझे ईद दी थी। वो नहीं बताती है कि 500 रुपया दिया था, उन्होंने कहा था मेरे बेटे ने मुझे ईद दी थी, मेरी बेटी ने मुझे ये सूट दिया था। ये मैटर नहीं करता क्या किया था। तो मुझे लगता है कि आपको छोटी छोटी खुशियां जो है ना दूसरों में बांटनी चाहिए, और ये शुरुआत जो है हमेशा अपने घर से करनी चाहिए। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे लगता है बात करने का, लेकिन टाइम अब खत्म हो गया है। तो मैं जाते हुए सबसे एक पैगाम लेना चाहूँगी। डॉक्टर सहरिश, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 चीज़ें जो मैं चाहती हूँ, जो मैंने खुद भी अपनी लाइफ में करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है कि बहुत चेंज आता है। एक तो ये कि शुक्रगुजारी, कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस हाल में भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको ये ईद दी है, अगर आपके बड़े सलामत है तो आपको शुक्र अदा करना है। और डेली बेसिस पे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, तो हमें शुक्रगुजारी एक तो अपनानी चाहिए। सेकेंडली, दूसरों की हेल्प। किसी चीज़ में इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी आपको दूसरों की हेल्प में मिलेगी। तो जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, अपनी इस्तात के मुताबिक आप जितनी वो किस तरह की भी हेल्प हो सकती है, वो पैसे की सूरत में भी हो सकती है, वो वैसे भी अगर आपका किसी का काम कर देते हैं तो आपको जो खुशी मिलेगी वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, और खुश रहें, और अल्लाह करे ऐसे ढेरों आपको ईद नसीब हो। आमीन इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगी महविश? हाँ जी बिल्कुल, मैं भी एक पैगाम देना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो है हमारे माशरे की बहुत एथिकल वैल्यूज़ जो हैं बड़े कहना पड़ रहा है, अफसोस है कि बहुत कम हो गई हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को हसद से बचाएं और बुग़्ज़ से बचाएं, क्योंकि हसद करने से कुछ भी नहीं होगा। और हसद जो है पहले तो ये होता था कि फीमेल्स ही करती हैं, ज़्यादा औरतों में है, लेकिन आजकल जो है मर्दों में बहुत ज़्यादा हसद आ गई कि उसके पास ये आ गया, उसके पास वो हो गया। तो ऐसा ना करें, अपने आप को अल्लाह के करीब करें। और जब आप किसी को हंसता मुस्कुराता देखें, किसी की अच्छी डेजिग्नेशन देखें, किसी को आप अगर अल्लाह ने उनको अच्छा मकाम दिया है तो उनकी तारीफ़ करें और उनको अप्रिशिएट करें, ताकि वो आगे बढ़ें और उनकी ग्रोथ में भी हेल्प हो। ना कि ये कि हसद, क्योंकि जब बंदे हसद करते हैं तो सामने वाले का आपको पता है उसका हौसला भी कम कर देते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप को हसद और बुग़्ज़ से बचाएं और खुशियाँ फैलाएं। और हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग जो है लकड़ी को खा बिल्कुल जाती ऐसे ही है। है। और ये बहुत एक अच्छा पैगाम था। और डॉक्टर सॉरी राबिया, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं भी इसी तरह कहूँगी। साहब बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। और क्योंकि ईद है, खुशियों का होता है, तो हमें चाहिए कि अपने दिल साफ़ करके हम सबसे मिलें। और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, और क्योंकि छुट्टी भी होती है, मौके भी होते हैं कि हम सब मिलके बैठें और गेट टुगेदरिंग होती है, और बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह हम सारे बिज़ी होते हैं तो काफ़ी हम लोग फ्री होकर इकट्ठे बैठते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। और दिल साफ़ करके सबसे मिलना चाहिए। और ये कि जिस तरह हमें जो है अपने से जो नीचे लोग हैं उनको भी देखना चाहिए और मदद करनी चाहिए दूसरों की भी, क्योंकि देखिए खुशियाँ उनके लिए भी हैं जिनकी अफोर्ड नहीं है। तो इस तरह से हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी इसको ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। बिल्कुल हम इस तरह से है। आप क्या कहना चाहेंगे नालैन? मैं कहना चाहूँगा कि इस ईद पे इतनी ईद अच्छे तरीके से मनाई जाए कि जो हम पीछे सोचते हैं ना कि यार उसको हमने पिछली ईद पे इस तरह छोड़ दिया, वो ना हो। आप सभी एक हिसाब का हो के यार एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं और खुशी मिल रही है, ठीक है। अगर हम ये सोचेंगे ना कि यार हमसे पीछे जो ईदें गुजर गई हैं, किस किस को पीछे छोड़ के आए हैं हम, तो वो बड़ा हमारे लिए एक मौका होता है कि हम अश्कबार हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। तो ईद मनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे भी ईद मिल रहे हैं ना, कोई उसके लिए हसद ना हो, कोई किना ना हो, कोई दिल में कोई इस तरह की बात ना हो, बस ईद हो कि वो आपका चेहरा देख के खुश हो, आप उसका चेहरा देख के साफ खुश करके हो। मिलना चाहिए। बिल्कुल ये इस वाली तरह ईद से। ऐसी गुजारी जाए कि नेक्स्ट ईद हमें याद रहे कि वो हमने याद है कि यार गुजारा इसने है। मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, फिर दोबारा ईद मिलनी है। बिल्कुल इस तरह से है। जाते हुए आप सब मेरे साथ अपने व्यूवर्स को कह दें ईद मुबारक, ईद मुबारक। और इसी के साथ मैं आप सबको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ। एक बहुत अच्छी बात की है नालैन ने कि हम लाइफ में हमेशा से कहते हैं जिसका ब्रेकअप हो जाता है, समथिंग इस तरह से रिलेशन खराब हो जाता है, तो हम कहते हैं मूव ऑन। लाइफ में हर उस उदासी से, हर उस नाजुक रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए जो आपको तल्ख यादें रखती हैं। लाइफ में अच्छी यादें रखें, अच्छी सोच रखें, और जो आपके चाहने वाले हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि माफ़ करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। और इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।